ओके। जब भी हम किसी चीज को जानना चाहते हैं ना, डीप उसकी स्टडी करनी होती है हमने, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम पहले उसकी डेफिनेशन, कि वो है क्या, व्हाट इट इज, वो है क्या, उसको हम पहले डीप उसका एनालिसिस करें, उसके बाद ही किसी भी फील्ड के अंदर डीप उतरा जाता है। तो आज का जो पहला सेशन है वो डिफाइन फिलोसफी की, फिलोसफी क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, उसके हवाले से है। और कल इसका सेकंड पार्ट होगा, बिकॉज इसको एक लेक्चर में कंबाइन करना इम्पॉसिबल है। तो ये सैटरडे और संडे इंशाल्लाह इसका ये होगा। एंड नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह हम प्री सोक्रेटिस फिलोसफी स्टार्ट करेंगे। एंड प्री सोक्रेटिस के बाद सोक्रेटिस, और उसके बाद के फिलोसफर्स, फिर हम इंशाल्लाह इसमें ग्रीक सिविलाइजेशन के बाद जो मुस्लिम फिलोसफी का एक इरा आता है वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। और उसके बाद जो वेस्टर्न, कह लें आप, एनलाइटमेंट स्टार्ट हुई है फेमिनिज्म की, खैर वो तो बात की बात है, मीन्स के मॉडर्निज्म, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म एंड सो ऑन, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, ये जैसे फिर आगे सारी चीज़ें आई, ये फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफीज निकली आगे, इसको भी इंशाल्लाह हम डीप डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि फिलोसफी है क्या। द स्टडी ऑफ द बेसिक आइडियाज अबाउट नॉलेज, ट्रूथ, राइट एंड रॉन्ग, नेचर एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ इज कॉल्ड फिलोसफी। ये सबसे ज्यादा जो, अगर इसको हम आसान और बेसिक फिलोसफी की डेफिनेशन अगर होगी ना, तो वो ये है कि बेसिक आइडियाज की स्टडी, नॉलेज के हवाले से, नॉलेज की बेस, फंडामेंटल उसकी स्टडी करना नॉलेज की। और क्योंकि नॉलेज की फंडामेंटल स्टडी को ही फिलोसफी कहते हैं, उसके बाद ही ब्रांचेस निकलती हैं। दुनिया के जितने भी अलूम हैं, जितने भी दुनिया के अलूम हैं, वो फिलोसफी के ही अंडर आते हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और मैथ्स, जितनी भी दुनिया का अलूम है वो फिलोसफी के अंडर आता है। वो अलग बात है कि आज के दौर में वो सैचुरेटेड होकर फिलोसफी एक अलग सब्जेक्ट बन गया है, बट ये सारा फिलोसफी के ही अंडर आता है। फिलोसफी मदर ऑफ द नॉलेज है। तो किसी भी नॉलेज की, के जो बेसिक आइडियाज है उसको जानना, ट्रुथ के बेसिक आइडियाज को जानना, कि व्हाट इज द ट्रूथ, वेयर ट्रूथ कम्स फ्रॉम, और ट्रूथ का मोरल कोड क्या होगा, कौन सा मोरल कोड होगा तो उसको हम ट्रूथ कहेंगे कि ये अब इस पे पूरा उतर रहा है। फिर उसके बाद राइट एंड रॉन्ग, गलत क्या है, सही क्या है, नेचर क्या है, और लाइफ का मीनिंग क्या है, कि हम इस दुनिया के अंदर क्यों आए हैं, वाई आर वी देयर, और इस कायनात का मकसद क्या है, और इसको बनाने वाला कौन है, अगर कोई क्रिएटर है तो वो कौन है, अगर नहीं है क्रिएटर तो फिर हम कैसे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ कि इमोशनल नहीं होना आप में से किसी ने, बिकॉज हम रिलीजन फिलोसफी नहीं पढ़ रहे, हम इस वक्त पढ़ रहे हैं फिलोसफी। तो इसके अंदर बहुत सारे क्या लेके एथिस्टिक टाइप, एथियस्ट टाइप आइडियाज भी डिस्कस होंगे, इसमें बहुत सारे मामला डिस्कस होंगे। तो वो ये नहीं मैं कह रहा हूँ आपको कि आप इस पर ईमान लाएं या आप इसको मानें, वो जस्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप समझें कि किस तरीके से स्टार्ट से फिलोसफी इनहेंस होती हुई आज तक पहुंची है, पोस्ट मॉडर्निज्म तक पहुंची है फिलोसफी। तो वो ये इसलिए होगा, इमोशनल नहीं होना आप में से किसी ने। और एक और चीज, कि जब तक इस्लामिक फिलोसफी नहीं आती तब तक हम में से किसी ने भी रिलीजन टच नहीं, रिलीजियस टच नहीं देना किसी ने भी, हम में से किसी ने भी, या मैं भी नहीं दूंगा फिलोसफी के अंदर। बिकॉज जब हमने किसी को कोर्स स्टडी करना होता है, रियल में स्टडी करना होता है, फॉर एग्जांपल आप में से अगर किसी ने जूडिज्म स्टडी करना है, क्रिश्चियनिटी स्टडी करनी है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि हम इस चीज से बियॉन्ड जाकर, कि इस्लाम का इससे क्या, अब जूडिज्म के अंदर अगर एक जायोनिज्म की फिलॉसफी आती है कि बच्चों को कत्ल कर सकते हैं मकसद के लिए, और अल्लाह ताला के वो जो वादुल अस्त है उसको हम एज इट इज इम्प्लीमेंट करने के लिए बच्चों को भी कत्ल कर सकते हैं, औरतों को भी कत्ल कर सकते हैं। अब इस फिलॉसफी को जब पढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा करो, इट मीन्स के इस्लाम, सॉरी, इट मीन्स के ये जूडिज्म इसको ये बता रहा है। ठीक है, लेट स्टार्ट करते हैं, टाइम थोड़ा है, एंड पर दो तीन क्वेश्चंस भी लेंगे कि आज ज़्यादा लेट स्टार्ट हुआ है। तो आगे चलते हैं हम। ये फिलोसफी वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ है इसको भी समझना जरूरी है। फिलो और सोफिया, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फिलो मीन्स लव, सोफिया मीन विजडम, दनाई से मोहब्बत।
ये ग्रीक सिविलाइजेशन का जो है ना कि लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज है ना, क्योंकि ग्रीक सिविलाइजेशन में ही फिलोसफी स्टार्ट हुई है, इवॉल्व हुई है। तो ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर फिलोसफी में जो ग्रीक वर्ड था ना, फिलोसफी, फिलो, तो उसको कहते हैं लव। और सोफिया मीन्स दानाई, दानाई से मोहब्बत। तो अब नेक्स्ट हम इसकी ब्रांचेस पे जाते हैं कि फिलोसफी की ब्रांचेस क्या होती हैं। तो वो मैंने सिस्टर से कह के वो शेयर करवाया था, एक पिक्चर शेयर करवाई थी। तो उसमें पहली जो ब्रांच है वो है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स को अब समझने की जरूरत है कि मेटाफिजिक्स क्या है। जितनी भी आज के दौर की फिलोसफी है ना, वो मेटाफिजिक्स ही है। जो आज के दौर में हम आइडियाज डिस्कस कर रहे होते हैं कि रूह क्या है, कायनात कैसे बनी, अल्लाह ताला ने बनाई कायनात, ठीक है, गॉड कहाँ से आया, गॉड अगर कैसे ये मुमकिन है कि एक शख्सियत, एक हस्ती जो है वो अजल से मौजूद हो और अबद तक रहे, ठीक है, इस कायनात का मकसद क्या है, मेरी लाइफ का मकसद क्या है। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं कि जिनको हम फील कर सकते हैं, ठीक है, लाइक गुस्सा हम फील कर सकते हैं, गम हम फील कर सकते हैं, उस तरीके से जो हमारी फील है, जो हमारी रूह का तकाजा है, ठीक है, जो हमारी रूह की मन में हम हमारी रूह जानना चाहती है। बिकॉज हम दुनिया में आए, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें ना कुरान मजीद पढ़ाया जाए तो हम पूछेंगे ना कि हम कहाँ आए हुए हैं, वेयर वी आर, इस दुनिया का मकसद क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किसने मुझे बनाया है। ये हर एक इंसान के ज़हन में सवालात आते हैं। तो सच एज बीइंग, नोइंग, और सब्सटेंस, कॉज, आइडेंटिटी, टाइम एंड स्पेस, ये बहुत वास्ट फील्ड है मेटाफिजिक्स। वन ऑफ द, जिसको आज को हम आज के दौर की फिलोसफी, बहुत वास्ट फील्ड। इसमें टाइम के बारे में हम बात करते हैं, स्पेस, वो सारी आगे बात निकलती है। जब जारी बात, जब हम यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे तो हम टाइम के बारे में भी बात करेंगे, हम स्पेस के बारे में भी बात करेंगे। जब टाइम और स्पेस के बारे में बात करेंगे तो उसी से आगे फिलोसफी में से आगे फिजिक्स की ब्रांच ड्राइव हुई थी, आगे निकली थी। तो जितना भी अलूम है वो ये फिलोसफी से ही ड्राइव हुआ है। तो इसमें जो मेन चीज है वो के टाइम एंड स्पेस। अब टाइम एंड स्पेस में अगर हम देखें, जिस जो हम अक्सर आईएमएस के ग्रुप्स के अंदर डिस्कशंस हो रही होती हैं कि 3D वर्ड है, 4D वर्ड है, ठीक है, 1D वर्ड, 2D वर्ड, इसमें क्या मामला होते हैं, हम किस वर्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मल्टीवर्स की थ्योरी आ जाती है। ये सारी की सारी हमारी जो है वो अपनी एजम्पशंस हैं कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। जैसे कि साहिल साहब कहते हैं कि वो पोर्टल्स की बात वो करते हैं। तो अब वो मल्टीवर्स के जरिए हम पोर्टल के जरिए हम मल्टीवर्स में घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते हैं, ये सच है नहीं है, इसमें फिर क्या मामला आते हैं, ये सारा आता है इसी के अंदर, मेटाफिजिक्स के अंदर लाई करता है। और अल्लाह ताला ने कायनात बनाई, मैं पहले बता चुका हूँ सारा, ये सारा मेटाफिजिक्स कवर करती है। और मेटाफिजिक्स को ऑन्टोलॉजी भी कहा जाता है। अगर आप कहीं भी वर्ड ऑन्टोलॉजी सुने तो वो इसका मतलब मेटाफिजिक्स ही है। और ये सबसे पहले ये अरिस्टोटल ने इस वर्ड को ड्राइव किया था, इस मेटाफिजिक्स के वर्ड को। पहला इसका जो बानी कह लें या जिसको ड्राइव करने वाला वो अरिस्टोटल है। अच्छा, मेटाफिजिक्स की जो इतना ये कॉम्प्लेक्स है ना, इस पे इमैनुअल कांट ने कहा था कि मेटाफिजिक्स इज अ डार्क ओशन विदाउट शोर्स एंड लाइट हाउस स्ट्रीवन विद मैनी फिलोसफर्स रैक। कि जो मेटा फिजिक्स है ना, वो ऐसा डार्क ओशन है कि जहां पर सब कुछ उलझा हुआ पड़ा है। जैसा हम पतंग उड़ाते हैं ना, तो थोड़ी डोर अगर उलझ जाए, कितनी मुश्किल से उसका सिरा मिलता है और वो हम उसको फिर बड़ी मुश्किल से हम उसको सीधा करते हैं, खोलते हैं। जिससे अल्लामा इकबाल ने भी इसी तरह से एक शेर पढ़ा था, लिखा था इस पे कि फलसफी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। इसी मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं अल्लामा इकबाल कि फलसफी जो है वो डोर को सुलझाने में लगा हुआ है, ठीक है, और उसको सिरा नहीं मिल रहा। क्योंकि मेटाफिजिक्स इतना बड़ा ओशन है, इतना बड़ा डार्क ओशन है कि इसमें चीजों को दूसरी चीज से लिंक करने के लिए ना बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, इंसान को बहुत सारा इवॉल्व होना पड़ता है। अब देखे ना, स्टार्ट में जो सबसे पहला फिलोसोफर था, ठीक है, अगर हम स्टार्ट करें तो जो अर्ली फिलोसफर थे ना, प्री सोक्रेटिस, उनके नजदीक दुनिया
पहले की नजदीक दुनिया आग से बनी है, अगले के नजदीक कहता नहीं आग और पानी दोनों के मिलाप से बनी है, तीसरे फिलोसफर ने कहा, हालांकि ये चीजें सच तो नहीं है, आज के दौर में हमें पता चल गया कि चीजें सच नहीं है, लेकिन एक स्टार्ट हुआ वहां से, एक डोर का सिरा ढूंढना स्टार्ट किया, ट्रुथ को ढूंढना स्टार्ट किया। ये अलग बात है कि हम कहते हैं कि जो कुरान मजीद है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ठीक है, लेकिन जो फिलोसफी की इर्तिका है ना, वो तो नहीं खुदाओं को मानते थे, अगर वो सॉरी वो एथेंस मानते भी थे वहां के, तो वो और खुदाओं को मानते थे, वो बिजली का देवता था उनका, उनका मौत का देवता था, जिंदगी का देवता था, एंड सो ऑन, बड़े उन्होंने देवता बनाए हुए थे। लेकिन उनके पास इस तरीके से कोई डिवाइन बुक नहीं थी कि जिसके बारे में वो ये क्लेम कर सकें कि वो हैव अ डिवाइन बुक, के जो कि तमाम जिंदगी पूरा कोड देती है हमें, हमें हर चीज के बारे में आगाह करती है। तो अब आगे इंशाल्लाह जाकर कंपैरेटिव भी करेंगे हम फिलोसफी का इस्लामिक फिलोसफी के साथ इंशाल्लाह, लेकिन अब फिलहाल हम सिर्फ फिलोसफी के अंदर ही रहेंगे। तो इसके अंदर अगर हम बाकी इसके अंदर अगर, अच्छा, इसमें कॉस्मोलॉजी आती है, थियोलॉजी आती है, साइकोलॉजी आती है, इसी के अंदर साइकोलॉजी आती है मेटाफिजिक्स के अंदर। तो साइकोलॉजी आई नो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन चुका है आज के दौर में, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा स्टडी हो चुकी है उसके बारे में, ठीक है, लेकिन ये भी आता मेटाफिजिक्स के अंडर ही है। आप कॉन्शियसनेस में जान रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि हम कैसे इवॉल्व, कॉन्शियसनेस हमारी कैसे इवॉल्व हुई है। कुत्ता, बिल्ली, शेर और गधा और ये जितने भी जानवर हैं, हम सब एक साथ ही बनाए गए, लेकिन आज इंसान इतना इवॉल्व कर चुका है कि वो इस दुनिया पर राज कर रहा है, वो इस दुनिया के की जो जो भी इस दुनिया का कह लें कि अगला लाहे, मतलब वो ये इंसान सेलेक्ट करता है। आज हमारी तरक्की देख लें, आज इतने दूर से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं जूम मीटिंग के ऊपर। तो इंसानियत ने चीज साबित की है कि इनके पास सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस तो हर के पास होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस है। तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस तक हम कैसे इवॉल्व हुए हैं, इसके बारे में भी मेटाफिजिक्स बात करता है। अच्छा, ये समझ आ गई होगी आप लोगों को मेटाफिजिक्स के हवाले से। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग राइट डाउन कर लें या साइड पे रख लें, एंड पर इंशाल्लाह उसको कवर किया जाएगा। एपिस्टोमोलॉजी की तरफ आ जाते हैं, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिलोसफी। व्हाट इज एपिस्टोमोलॉजी? द प्रोसेस ऑफ नोइंग, कि चीजों को जानने का तरीका, चीजों को जानना कैसे है। ठीक है, मैंने कॉन्शियसनेस के बारे में जानना है, मैंने जानना है कि दुनिया कैसे बनी है, मैंने जानना है कि इसको बनाने वाला कौन है, ठीक है, मैंने जानना है कि ये पौधे कैसे उगते हैं, ये क्या होता है मामला, पूरी दुनिया हमने इसके बारे में हमने जानना है। लेकिन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग, किस बेस पे जानना है? कुछ उसूल होते हैं, अगर हम देखें इस्लाम में भी तो उसूल मुहद्दिसीन होते हैं। जो हमारे मुहद्दिसीन हैं उनके उसूल होते हैं कुछ, उन पर अगर कोई हदीस पूरा नहीं उतरती तो वो हदीस सही नहीं कहलाती, वो ज़ईफ हो जाती है, या फिर ज़ईफ हदीस भी मानी रखती है। बट मैं बात कर रहा हूँ कि उसूल मुहद्दिसीन होते हैं जिन पर हम रख कर हदीस को परखते हैं, इसका रावी सही है कि नहीं है, इसका रावी बद किरदार तो कोई, इन जो रावियों की चेन है वो उसमें से कोई बद किरदार तो नहीं था, किसी कोई ऐसा रावी तो नहीं है जिसके बारे में ये मशहूर हो गई, ये घड़ता था हदीसें खुद से। और भी बहुत सारी टाइप होती, 80 टोटल टाइप्स हैं इसकी, मुहद्दिसीन के यहाँ 80 टाइप्स हैं ज़ईफ अहादीस की, 80 टाइप्स टोटल। तो उसमें फिर वो मुदल्लिस के अन की रिवायत, फिर वो खैर मैं उधर जा रहा हूँ, ज्यादा डीप जा रहा हूँ, मुदल्लिस के अन की रिवायत होती है, फिर वो बहुत ज्यादा ही हदीस जो ज़ईफ होती है, जिसको हमने बिल्कुल ही पकड़ के, जिसे जिसके बारे में इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि दीवार पे दे मारो, वो वाली जो हदीस है ना, फिर वो उस कैटेगरी में आती है। खैर, एपिस्टोमोलॉजी समझ लें कि उसूल फिका है, सॉरी उसूल फलसफा है। फलसफे का असूल है कि प्रोसेस ऑफ नोइंग, इसमें हम लॉजिकल फैलेसीज के बारे में जानते हैं, इसके बारे में, इसमें हम लॉजिक्स के बारे में जानते हैं कि जानना कैसे है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से कहता हूँ कि भाई आपकी बीवी ने आपको मारना छोड़ दिया या अभी भी मारती है। अब वो बंदा कहेगा कि भाई मैं तो नहीं खाता मार अभी तक, मैं तो खाता ही नहीं मार, मुझे तो मारती नहीं है। आपने सवाल ही ऐसा पूछा है कि मैं तो फंस गया। अब मैं अगर कहता हूँ कि मारती है अभी तक, तो आप कहेंगे इसका मतलब बीवी से मार खाते हो। अगर मैं कहूँगा मारा छोड़ दिया है, तो इसका मतलब खाते थे, तो बात वहीं आ जाएगी।
ये होती फैलेसी। और भी बहुत सारी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये बहुत सारी फैलेसीज है जिसमें हम पढ़ेंगे एपिस्टोमोलॉजी के अंदर, या किस फिलोसफर ने आकर कौन सी फैलेसी बताई हमें कि ये फैलेसी है, और ये इस तरीके से नहीं, उसकी पूरी उन्होंने लॉजिक दी प्रॉपरली कि ये लॉजिक है इसकी, कि ये इसको इस तरीके से हमने रखना है, इस ये फलसफे के अंदर अगर हमें फलसफा जानना है, ये फलसफा पेश करना है, वो उठ के तो कोई भी नशई चरसी उठ के कह देगा कि ये फलसफा है मेरा, तो उसको मान लिया जाएगा? नहीं, उसको प्रॉपरली देखा जाएगा कि आया के अच्छा, मेरी आवाज़ कहीं पर डिस्कनेक्ट हो तो काइंडली मुझे मैसेज कर दे कोई इनबॉक्स में, क्योंकि वो बार बार वो मेरा सिग्नल का इशू आ रहा है इंटरनेट के। तो कोई भी आके कह देगा कि ये मेरा फलसफा है, ये मैं चाहता हूँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा फलसफा है, उसको पहले लॉजिकल फैलेसीज की और लॉजिक्स की बेस पर परखा जाएगा, एविडेंसेस में उसको जो है वो तोला जाएगा, फिर जाकर उसकी फिलॉसफी को माना जाएगा, उसको आगे पेश किया जाएगा। आवाज आ रही मेरी? कैन एनीवन टेल, कैन एनीवन टेल मी? आवाज आ रही मेरी? ओके ओके, ठीक है। वो मेरा कनेक्शन का मसला हो गया था, इसलिए मैं जरा, आप लोगों ने नहीं लीव करना, अगर कनेक्शन का मसला है मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा अगर कोई मसला है। अच्छा, तो द प्रोसेस ऑफ नोइंग, ठीक है, ये होता है एपिस्टेमोलॉजी। अब हम नेक्स्ट आते हैं एथिक्स के ऊपर, कि व्हाट इज एथिक्स। ये थर्ड ब्रांच ऑफ फिलोसफी है कि एथिक्स क्या है। ये बड़ी लंबी चौड़ी इसके मामला आते हैं, ये एथिक्स भी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये नीचे जितनी भी ब्रांचेज है ना, वो आती मेटाफिजिक्स के अंडर ही है। मेटाफिजिक्स में जब हम कॉन्शियसनेस की बात करेंगे, तो कॉन्शियसनेस ही ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट आर एथिक्स, व्हाट आर मोरालिटी। मोरालिटी क्या है, एथिक्स क्या है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? कॉन्शियसनेस डिसाइड करेगी, तो वो उसी के अंदर किसी ना किसी तरीके से लाइक कर रही होती हैं चीजें। लेकिन वो, चूंकि उस पे फिलोसफर्स ने बहुत ज्यादा काम कर लिया होता है अलहदा भी, तो इसलिए वो एक अलहदा ब्रांच भी बन जाती है। अब एथिक्स पे आ जाते हैं हम। एथिक्स में ह्यूम्स लॉ एक बहुत मतलब कि मैंने ये इसलिए चुना है, ये बहुत इजी है, ताकि कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए आपको। आगे तो फिलोसफर्स फिर जब पेश करेंगे कोई ना कोई एथिक्स का लॉ, तो वो इंशाल्लाह डिस्कस होता रहेगा। साथ साथ ही सोक्रेटिस ने क्या किया, पेश किया, अरिस्टोटल ने क्या किया, प्लेटो ने क्या पेश किया, पाइथागोरस ने कौन सा पाइथागोरस ने तो खैर वो सिर्फ मैथ्स पे काम किया, और उस पे जमीन किससे बनी है और उस इन चीजों पे काम किया। लेकिन जो जिन जिन फिलोसफर्स ने एथिक्स दिए हैं हमें, हम उन पर इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन ह्यूम्स लॉ सबसे पहले में समझना है कि ह्यूम्स लॉ क्या है। सिंपल है, ताकि आप लोग समझ आ जाए, इसलिए मैंने ये ऐड किया है। इज ऑट प्रॉब्लम, ह्यूम्स लॉ की इज ऑट प्रॉब्लम। व्हाट इज ऑट प्रॉब्लम? कि जो चीज मैं दुनिया में आया, जो चीज मैंने देखी वो वैसी ही होनी चाहिए। जो चीज मैंने देखी वो वैसी ही होनी चाहिए, ये इज ऑट प्रॉब्लम। आप दुनिया में आए, आपको कहा गया कि जैसे टीचर आपके क्लासरूम में एंटर होगी, आपने खड़े होकर गुड मॉर्निंग का लंबा सा नगमा सुना देना है। अब ये जो डिसाइड किसने किया, ये ऐसा ही क्यों होना चाहिए, ये इज ऑट प्रॉब्लम है। आपको इसकी पेश करनी पड़ेगी, एविडेंस लॉजिक पेश करना पड़ेगा। तो जो चीज जैसी है वो है, वो होनी ऐसी ही चाहिए, इज ऑट प्रॉब्लम। एक लड़की है, उसने शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ है, मैं जाके कहता हूँ कि तुम बद किरदार हो। वो कहती है, मुझे अब मुझे अपना वो सोशली लोगों ने जब इन्फ्लुएंस किया, मुझे ये बताया गया कि जो लड़की कपड़े छोटे पहनती है वो बदकिरदार है। अब मैंने उसको बदकिरदार जान लिया। अब मैं उससे जाके कहता हूँ कि तुम बदकिरदार हो, वो मुझे कहती है कि तुम मुझे कौन होते हो सिर्फ मेरे ड्रेस के बेस पे जज करने वाले। ठीक है, अब ये क्या है, इज ऑट प्रॉब्लम है। वो कह रही है कि तुमने जैसा देखा है ना, वैसा नहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए, कि तुम्हें किसने हक दिया। सो यहाँ से इब्तदा हुई। मोरालिटी कोड इंसान खुद तश्कील दे सकता है हर अपना, या आगे इवॉल्व होता गया तो आगे पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर आया कि आप अपनी खुद मोरालिटी कोड डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी सोशली इंजर्ड ना हो, कोई बंदा हार्म ना हो,
उस हिसाब से आपने, मतलब आप कहते हैं शराब पीना अच्छी बात है, शराब पी जा सकती है, ये आप, योर योर ट्रूथ इज योर ट्रूथ, योर माइंड ट्रूथ इज माइंड। तुम्हारा सच, मेरा सच मेरा सच। ना तुम मेरे में दखल दो, ना मैं तुम्हारे में दखल दूंगा। ये है पोस्ट मॉडर्निज्म की फिलोसफी के अंदर, ये जो आगे मेरा फर्दर आती चीजें। तो ये आपने समझ लिया इजॉट प्रॉब्लम क्या है। तो ये एक एथिक्स का मैंने थोड़ा सा आपको लॉ पेश किया है। बाकी मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ साथ, इंशाल्लाह तो मैं इसको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपने किसी को मजीद आगे अपने कज़न या किसी भी दोस्त या किसी को भी समझाना हो या बताना हो, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं चैनल। अभी मैंने बनाया, मैंने सिर्फ इसलिए ताकि अगर किसी ने भी जानना हो फिलोसफी के बारे में, तो वहां से वो लेक्चर्स देख ले और समझ ले। बाकी थ्योरीज की तरफ आ जाते हैं हम। जो एथिक्स की थ्योरीज हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, लॉ पढ़ा एक, अब थ्योरी पढ़ते हैं। दो थ्योरीज मैंने सिर्फ सेलेक्ट की हैं पढ़ाने के लिए आज के लिए। ये टाइम तो काफ़ी 6:30 हो रहे हैं, और आई थिंक सो हमने 6:05 पे स्टार्ट किया था, तो 6:35 तक मैं इसको कवर कर लेता हूँ। तभी तक एथिक्स ही कवर हो सकेगा। व्हाट इज टीलियोलॉजिकल थ्योरी। मैं एक पिक्चर यहाँ पर स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ। मैं ज़रा वो 1 मिनट शेयर कर लूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। होप सो आपको शो हो रही होगी। शो हो रही है आपको? ओके। अकॉर्डिंग टू टीलोलॉजिकल थ्योरी, इट प्रोनाउंस लाइक टीलोलॉजिकल थ्योरी। ए जो है वो कोई भी अमल है, कोई भी अमल है ए, हमने वो किया बी के लिए। मैं आपको समझाने के लिए कह देता हूँ कि ए है, आपने कोई भी आईएमएस के, जैसे आप मिशन पर हैं, या कोई भी आपने मिशन सेलेक्ट किया। बी किसके लिए? खिलाफत के लिए, अल्लाह के निज़ाम के लिए। बी है एंड पर्पस, जो आप गेन करना चाहते हैं। ए है कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, तो आपने ए किया बी के लिए। अब ए गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, मॉरल भी हो सकता है, इमोरल भी हो सकता है, हमें नहीं पता अभी। हम कैसे जानेंगे कि जो ए है, जो काम हमने किया है, हम एथिक्स बारे में जान रहे हैं ना, कि जो काम हमने किया है वो गुड है, वो बैड है, वो मॉरल है, वो इमोरल है। वो हम कैसे जानेंगे? वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो कैसे पता चलेगा? वो जब हम, जो हमारा बी होगा ना, एंड पर्पस जिसके लिए हमने इसको किया होगा, वो एंड पर्पस अचीव होने के बाद आपको हैप्पीनेस या प्लेयर मिला है, तो इट मीन्स वो काम गुड है और मॉरल है। अगर अगर आपको पेन और गिल्ट मिला है, तो इट मीन्स आपका वो काम जो है वो बैड है और इमोरल है। दिस इज टीरियोलॉजिकल थ्योरी। अगेन समझा देता हूँ कि आपने ए किया बी के लिए, कैसे पता चलेगा कि आपका ए जो आपने बी के लिए किया वो गुड है, वो बैड है, वो मॉरल है या इमोरल है? वो पता चलेगा आपकी फीलिंग से। जब आपने एंड पर्पस अचीव कर लिया, आपको हैप्पीनेस हुई या प्लेजर हुआ, इट मीन्स कि आपने अच्छा काम किया और मॉरल काम किया है। ये सब बहुत तनकीद हुई है, मुझे पता है आपके दिन में बहुत तनकीदें आ रही होंगी हैं। तनकीद है इस पे। ये सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए कि इस तरीके से एथिक्स स्टार्ट हुए थे। इससे बड़ी तनकीद हुई है। इसके बाद मैं इसका एक एंटी थ्योरी पढ़ाने लगा हूँ। इसका जो, अगर आपको पेन मिला है, गिल्ट मिला है, तो इट मीन्स क्या है? ये इमोरल है, बैड है। ठीक है। इसी को मैं सामने रखता हूँ। मैं इसी इसी पे अब आपको मैं नेक्स्ट थ्योरी पढ़ाता हूँ, डीओंटोलॉजिकल थ्योरी। इसका एंटी है, वो इसका एंटी है। क्या? कि भाई मैंने ए किया है बी के लिए, उससे मुझे हैप्पीनेस मिला, पेन मिला, प्लेयर मिला, गिल्ट मिला, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। इसके बेस पर आप ना गुड जज कर सकते हैं, ना बैड जज कर सकते हैं, ना मॉरल जज कर सकते हैं, ना इमोरल जज कर सकते हैं। डीओंटोलॉजिकल थ्योरी कहती है कि जो गॉड ने कह दिया ना, या जो मेरी मेरे देवता ने कह दिया, मेरे भगवान ने कह दिया, मेरे अल्लाह ने कह दिया, तो वो क्या है? वही मोरालिटी है, वही गुड है या बैड है। अब ये इसके बहुत साइड इफेक्ट्स। कैसे?
आती तो हमारी भी, लाई करता हमारा इस्लामिक मोरालिटी भी इसी के अंदर है। लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी मसाइल आ जाते हैं। कैसे? अब हम भी कहते हैं यही कि इस्लाम ने जो कह दिया, जो इस्लाम ने मॉरल कोड दे दिए, वही एब्सोल्यूट मॉरल कोड्स हैं, उन पर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, वही हक है, वही सच है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। लेकिन मसला ये है कि हमने इस शिद्दत में नहीं जाना कि हमने उसको परखना ही नहीं है, हमने उसको समझना ही नहीं है। हमने कहना है कि नहीं, बस जो इस्लाम ने कह दिया सो कह दिया, डेट्स इट। हमने उसकी डेप्थ में नहीं उतरते हम, ये हमारा मसला है। लेकिन इसमें अब मसला मसाइल क्या निकले इस डीओंटोलॉजिकल थ्योरी के? इसी के अंदर लाई करती है क्रिश्चियनिटी का वो जुल्म, वो पोप का जुल्म जो उसने किया था पूरे वेस्ट पे, जिसके बाद जिसके नतीजे में। जी जी, क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स रखेंगे। सिर्फ 1 मिनट रह गया, मैं इसको कवर ही करने लगा हूँ, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका हूँ मैं। तो डीओंटोलॉजिकल थ्योरी में क्या होता है कि जायोनिज्म इसी के अंदर आता है, क्रिश्चियनिटी इसी के अंदर आती है। क्रिश्चियनिटी का जो पोप का सिस्टम था, कि पोप ने जो कह दिया वही खुदा ने कह दिया। पोप ने कह दिया बच्चे मार दो, वो खुदा ने कह दिया, नो क्वेश्चन। जायोनिज्म के अंदर अगर गॉड ने कह दिया कि वो वादा जो गॉड ने हमसे किया है कि हमने हमने सॉरी गॉड से किया है कि हम तेरा निजाम दुनिया में कायम करेंगे, अब उसके लिए कोई बच्चा मरता है वो जस्टिफाइड है, वो मॉरल है। कोई मासूम औरत मरती है वो मॉरल है, इमोरल नहीं है। सो ये इस चीजें इसके अंदर लाई करती हैं। अब ये इसी के अंदर इस्लाम भी लाई करता है, लेकिन एक डिफरेंट डायमेंशन के अंदर। इस्लाम तो कोई इस तरह की स्पोर्ट, इस फिलोसफी को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन सेकुलर्स, लिबरल्स, ये जानबूझकर इसी के अंदर लाई करवाते हैं इस्लाम को, और इसके अंदर दहशतगर्दी ऐड कर देते हैं। और इसी के अंदर वो ऐड कर देते हैं सल्तनत उस्मानिया की वो बदमाशियां, कि जिसके अंदर सल्तनत उस्मानिया में जिस तरीके से वो क्या कहते हैं, तख्त के लिए कबीले उजड़ जाते थे, और वो उसको मॉरल समझते थे, एंड सो ऑन। बड़ी डिबेट है इसके अंदर, लेकिन अब उसको साबित कैसे करना है, तो वो तो कुरान और सुन्नत साबित करेंगे हम। तो वो एक अलग डिबेट है। लेकिन इसी के अंदर वो लाई करवाते हैं एक और तरह से। खैर, मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। सिर्फ 3 ब्रांचेस हम कवर कर सकें, यही सबसे सैचुरेटेड और कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस थी एथिक्स तक। नेक्स्ट लॉजिक, फिलोसफी ऑफ साइंस, अगली 14 है ना। अगर तो अल्लाह ने ये इतनी मुश्किल नहीं है, इसमें बस आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताना है। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो अगर ये कल के लेक्चर में कवर हो गई, तो हम नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह प्री सोक्रेटिस फिलोसफी स्टार्ट करेंगे, कि प्री सोक्रेटिस ने क्या क्या फिलोसफी दी और क्या क्या उसमें उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। और एथेंस जो वहाँ के शिद्दत पसंद लोग थे, तो उन्होंने उस पर क्या रद्द अमल दिखाया और उसके साथ क्या क्या किया। जी, क्वेश्चंस के लिए अभी किसी ने अगर कोई हैंड रेस करना है या कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। टाइम इज शॉर्ट, प्लीज जल्दी। एनीवन, सब लोग माइक खोल सकते हैं, सबको इजाजत है। किसी ने माइक खोल के क्वेश्चन करना है वो कर सकता है। और अगर किसी को सामने बात करने में दुश्वारी और ये नहीं करना चाह रहा, तो वो मैसेज में छोड़ सकता है अपना क्वेश्चन। मैं चैट चेक कर रहा हूँ साथ साथ ही। हाँ जी, मतलब आता हूँ एक मिनट। अगर क्वेश्चन नहीं है कोई तो या एंड कर लेते हैं, या थोड़ा सा मैं मजीद एथिक्स पढ़ा देता हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ सर, आप देखें चैट में क्वेश्चन लिखे हुए हैं कुछ लोगों ने, और मेरा क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा प्लीज टाइमलाइन क्या थी इसके ग्रीक सिविलाइजेशन की, ताकि हमें पता चले कि इस्लाम जो है उसके आने से कितने पहले की ये सब बात है, और कितना अरसा लगा इन सब फिलोसफी को जो है वो उन्हें
बयान करने में। ग्रीक सिविलाइजेशन का जो इरा है ना, वो बेसिकली लाई करता है बिल्कुल जब स्टार्ट थी ना, बिल्कुल जब हम तीरों तलवारों के दौर में रहते थे। कोई हमारी कॉलोनीज नहीं थी, कोई हमारा कह लें कि एक हमारा कोई एथिक्स नहीं थे, कोई मोरालिटी नहीं थी, कुछ भी चीज डिफाइन नहीं हुई थी। ये उसके बाद जो पहली इंसानियत ने अपनी इर्तकाई मराहिल को स्टार्ट किया ना फिलोसफी में, वो यही थी ग्रीक सिविलाइजेशन। तो उसके बाद नेक्स्ट रिलीजन फिलोसफी स्टार्ट होती हैं एंड सो ऑन। तो ये इसका जो ईरा है ना, बेसिकली वो 1200 बीसीई पे एंड होता है। ठीक है, 1200 बीसीई। उसके बाद नेक्स्ट मजीद फिलोसफीज रिलीजन आना स्टार्ट हो गई, इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए, आगे आना स्टार्ट हो गए। जैसा इस्लाम, हमारा तो यही अकीदा है कि इस्लाम हजरत आदम से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए कि अल्लाह के नबी का जो दौर स्टार्ट होता है वो तो बाद में स्टार्ट होता है, तो उसके बाद इस्लामिक फिलोसफी आ जाती है। फिर उसके बाद तबाह आजमाई की सारी बातें, जब एक फिलोसफर्स आए और फिलोसफर्स भी फिलोसफी इवॉल्व हुई। ये स्टार्ट से, ये जंग आपको स्टार्ट से नजर आएगी फिलोसफी और मजहब की, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मजहब का, अच्छा, साइंस कहती है कि हमने आपको बताना है वाई, सॉरी हाउ, कि कैसे चीजें कैसे होनी है, हाउ साइंस बताएगी। लेकिन वाई कैसे हुआ, टाइटॉनिक प्लेट्स के हिलने से जलजला आया, लेकिन वाई, क्यों, क्यों, सॉरी हाउ, अपना सॉरी हाउ, मतलब कि कैसे वो हुआ, वाई क्यों हुआ। अब इसको दो ब्रांच, दो चीजें डील करती हैं, रिलीजन एंड फिलोसफी। रिलीजन का मुकदमा है कि हमारे पास डिवाइन नॉलेज है। फिलोसफी का मुकदमा है कि हमने जहन से, कॉन्शियसनेस से चीजों को जानना है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत का मफहूम बता रहा हूँ। आयत में कुरान मजीद में फरमाया अल्लाह ताला ने कि देखो कायनात को, पहाड़ों को देखो, ए बनी नो इंसान, आसमान को देखो, जमीन को देखो, हर तरफ देखो। क्या तुम्हें रहमान की तख्लीक में कोई शुगाफ नजर आता है, कोई कमी नजर आती है, कोई मसला नजर आता है, कोई चीजें सब जज देखो, जानो इसके बारे में अपनी कॉन्शियसनेस से। लौट आएगी तुम्हारी निगाह तुम्हारी जानिब थक हार कर, और तुम रहमान की बनाई हुई चीजों में कोई कमी नहीं देखोगे। ये अल्लाह ताला कहाँ पे जोर डाल रहा है? फिलोसफी पे, कि जाओ समझो। अफला तज़क्करून, तुम क्यों नहीं गौर करते, तुम तज़किया क्यों नहीं करते, तुम सोचते क्यों, तुम मेडिटेशन की तरफ क्यों नहीं जाते? तो ये मैंने आपको इरा बता दिया है। इसके बाद स्टार्ट होता है वेस्टर्न फिलोसफी का, सॉरी वो अपना वो वेस्टर्न रिलीजन फिलोसफी का काम स्टार्ट। फिर वो जिस तरीके से आजकल मतलब कि साइंस कहती है ना कि जमीन घूमती है, तो वो एक तबाह आजमाई करते हैं ना, जिस तरीके से हमारे बरेलवी हजरात के, नहीं नहीं, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा अल्लाह बरेलवी ने तो किताब लिख दी थी बड़ी लंबी, इसके ऊपर के जमीन घूमती नहीं है, जमीन तो साकिन है, हम कैसे मान लें उनकी बात। तो उसी तरीके से ना तबाह आजमाई करते थे फिलोसफर्स पर, चढ़ाई करते थे वेस्टर्न के जो है ना वो क्रिश्चियनिटी के आलिम, अपने आप को सूडो फिलोसफर्स बन, अपने आप को साबित करते थे, दिखाते थे कि हम भी फिलोसफर्स हैं। होते कोई नहीं थे वो, बहुत ही लॉजिकल उनकी थ्योरीज होती थी। वो भी डिस्कस करेंगे हम साथ, कि वो भी साथ उनका कोलैप्स जो हुआ था। फिर उसके बाद इस्लामिक फिलोसफी डिस्कस करेंगे, फिर आगे जुडिज्म की जो मजीद जायोनिज्म की, मतलब जब ये भटकते रहे थे दुनिया के अंदर भटकते रहे थे ये जो ज्यूज हैं, तो इन्होंने फिर अपने आप को इकट्ठा करने के लिए जायोनिज्म की फिलोसफी तश्कील दी। फिर आगे मजीद फिर पॉलिटिकल फिलोसफीज भी आती हैं। बहुत वास्ट फील्ड है फिलोसफी। अगर हम इसकी, हम फिजिक्स ना डिस्कस करें, हालांकि इसके अंडर आती है, हम उस चीज़ ना भी डिस्कस करें, इतनी वास्ट फील्ड है, इतनी वास्ट फील्ड है कि इस पे कम से कम 150 से 200 लेक्चर्स 40-40 मिनट की रिकॉर्ड हो सकते हैं, अगर मैं बहुत छोटे में इसको जो है ना वो रिकॉर्ड करवाऊँ। ये 2 मिनट्स रह गए हैं ये। जी आयशा, आप माइक ओपन करके करने क्वेश्चन। यस
जी, आपने जो बताया इससे ये पता चल रहा है कि इस्लाम तो हमें इनवाइट करता है कि भाई आप साइंस का क्वेश्चन करो, जबकि जब हम लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा था, वही बात आपकी कि क्रिश्चियनिटी में पोप्स ने बहुत होल्ड किया हुआ था, और वो इवन बुक भी नहीं पढ़ने देते थे अपनी क्रिश्चियनिटी की, जो उनकी डिवाइन बुक है। तो उनके यहाँ साइंस जो था एक शजरा ममनुआ कहेंगे, जिसकी तरफ आप नहीं जा सकते हो, यू कैन, आप बात नहीं कर सकते उसके बारे में। तो इस्लाम तो हमें इनवाइट कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं इस चीज को समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यही तो माजरत के साथ हमारे जो है वो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स, जिनमें पता नहीं है मुझ पे फतवे ना लग जाए, मैं आईएमएस की टीम से बात कर रहा हूँ आईएमएस वालों से बात कर रहा हूँ, तो मुझे फतवे ना लग जाए कोई। तो साहिल अदीम साहब जो हैं वो भी इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स जो हमारे यहाँ, कैसर अहमद राजा साहब, साहिल अदीम साहब, तो वो भी इन चीज़ों में उनका बहुत एक बहुत कम लेवल पर, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटे लेवल पर आकर उनका भी मसाइल नज़र आते हैं कि वो हट रहे होते हैं, वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे होते हैं। एक्सट्रीमिज्म इन सेंस कि वो, जी नहीं जी, आपने जो है वो मैं तो लिबरल्स को खुश नहीं करना, मैंने तो सेकुलर्स को खुश नहीं, भाई आपने मुकदमा पेश करना है पूरी दुनिया के सामने इस्लाम का कि दिस इज इस्लाम। अगर आपने दुनिया को मुकदमा पेश करना है, तो आपको डीप एनालिसिस करके उनको जवाब देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे लिबरल्स को खुश नहीं करना, मुझे बस अपने बच्चों को खुश करना है, मुझे बस अपने बच्चों को बताना है कि ये इस्लाम है, मैंने असली अल्लाह को खुश करना है, मैंने अपने बच्चों को बताना है कि ये इस्लाम है, ये मैंने अपने